बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर 2 ट्रांसलेशंस एंड सिनोनिम पार्ट 3 तशरीह और अल्फाज व मानी हिस्सा सोम। तो आइए हम इसमें देखते हैं जी कि क्या बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तो वो कहता है कि इट हैड टेकन हिम सम टाइम टू रियलाइज दिस एट द बिगिनिंग, के शुरू में, एट द बिगिनिंग का मतलब है शुरू में, इट हैड टेकन हिम सम टाइम टू रियलाइज दिस, उसे कुछ वक्त लगा। इट हैड टेकन हिम सम टाइम, उसे कुछ वक्त लगा, टू रियलाइज दिस, इस बात को जानने में, एट द बिगिनिंग, शुरू में। अब ये किसकी बात कर रहा है? यहाँ हिम से मुराद यहाँ पे चिप्स की बात हो रही है कि चिप्स को शुरू में कुछ वक्त लगा इस बात को समझने में। कौन सी बात? नॉट दैट ही वॉज, यानी कि वो अपने आप को समझता था कि वो जिस डिग्री या जिस स्किल सेट पर वो मौजूद है इससे वो तरक्की करके कुछ हेडशिप हासिल कर लेगा या वो कहीं पहुंच जाएगा, तो ये उसको महसूस होता था, बट ये ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो वो कहता है कि नॉट दैट ही वॉज बोस्टफुल, लेकिन ये इसलिए नहीं था, नॉट दैट ही वॉज, ये इस वजह से नहीं था, दैट ही वॉज बोस्टफुल आर कंसिडर्ड, कि वो कोई मगरूर और मुतकब्बिर किस्म का इंसान था। ये नहीं था कि उसके अंदर कोई तकब्बुर था और वो कहता था कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं था। बट ही हैड बीन, लेकिन वो रह चुका था या वो रहा था, इन इज अर्ली 20s, यानी अपनी नौ उम्री के दौरान, एज एम्बिशियस, इतना ही पुरजोश, एज मोस्ट अदर यंग मैन एट सच एन एज, कि जो इस तरह के जो नौजवान लोग अपनी इस उम्र में होते हैं तो वो भी उन जैसा ही पुरजोश रहा था अपनी अर्ली 20s के अंदर। अर्ली 20s जब हम बात करते हैं तो उसमें वो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, यानी 20 से 29, यानी बाज़ लोग कहते हैं कि 20 से 30 साल के दरमियान की जो उम्र होती है वो 20s की होती है। अर्ली 20s आप यूँ समझ लें, यानी 23, 24, 25 साल का जब वो था तो इस वक्त वो एनर्जी थी, एक एंथुसियास्टिक किस्म का उसका रवैया था। तो वो समझता था कि मैं जो है वो ये चीज़ें हासिल कर लूँगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो वो यही कहता है कि उसका कुछ वक्त लगा ये बात समझने में। शुरू में उसको ये बात समझ नहीं आती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता तो फिर उसको ये बात समझ आई कि ऐसा कुछ जो मैं सोचता हूँ, जो मेरे ख्वाब हैं, वो कहीं पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो वो अब बात करते हैं कि उसका ख्वाब असल में था क्या। हिज ड्रीम हैड बीन टू गेट अ हेडशिप इवेंचुअली, उसका ख्वाब ये था चिप्स का कि इवेंचुअली का मतलब है कि जहाँ वो काम करे एक ख्वाब के तौर पर तो उसको रैंकिंग मिलती जाए, तरक्की मिलती जाए, तो इवेंचुअली आखिरकार हेडशिप मिल जाए उसको, आखिरकार वो हेड मास्टर बन जाए। ये उसका एक ख्वाब था, ये उसका ड्रीम था। हिज ड्रीम हैड बीन टू गेट अ हेडशिप इवेंचुअली, कि आखिरकार उसको, इवेंचुअली मतलब आखिरकार उसको हेडशिप मिल जाए, और एट एनी रेट, और एट एनी रेट का मतलब कि किसी भी तरह, और या अगर यानी अगर हेडशिप नहीं मिलती है, हेड मास्टर नहीं बनता है आखिरकार एक जगह पे, तो फिर वो उस स्कूल को छोड़कर कहीं और स्कूल चला जाए, और एट एनी रेट या किसी भी तरह अ सीनियर मास्टरशिप इन रियली फर्स्ट क्लास स्कूल, या फिर किसी भी तरह एक सीनियर मास्टरशिप उसको मिल जाए। सीनियर मास्टरशिप का मतलब है कि यानी एक अच्छे दर्जे का उस्ताद बन जाए, या एक बड़े दर्जे का उस्ताद बन जाए, इन अ रियली फर्स्ट क्लास स्कूल, किसी पहले दर्जे के स्कूल के अंदर। यानी अगर उसको ब्रूकफील्ड, पहले उसने सोचा कि ब्रूकफील्ड में रहता हूँ तो मेरी तरक्की होती रहे और एक वक्त आए कि ब्रूकफील्ड में मुझे हेडशिप मिल जाए, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मैं इसको छोड़कर किसी दूसरे फर्स्ट क्लास जो स्कूल है उसमें चला जाऊँ और वहाँ मुझे कोई सीनियर मास्टरशिप मिल जाए। तो ये उसका ख्वाब था। तो इसके बारे में क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ द चिप्स इन हिज अर्ली 20s। तो आपको ये बात यहाँ पर पता होनी चाहिए। आगे वो बात करते हैं, इट वॉज ओनली ग्रेजुअली। इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, एंड ग्रेजुअली का मतलब है यानी आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता से, यानी डिक्रीजिंग फॉर्म के अंदर। इट वॉज ओनली ग्रेजुअली आफ्टर रिपीटेड ट्रायल्स एंड द फेलियर्स, यानी उसका ख्वाब तो ये था, लेकिन आफ्टर रिपीटेड ट्रायल्स एंड फेलियर, बार बार की, रिपीटेड का मतलब है बार बार, ट्रायल्स का मतलब है यानी उसकी जो कोशिशें थी या जो वो आजमाइशें थी उसकी, और उसके फेलियर्स और उसकी नाकामियाँ, यानी बार बार की आजमाइशों और फेलियर मतलब कि नाकामियों से, बार बार की आजमाइशों और नाकामियों से आहिस्ता आहिस्ता उसको ये बात पता फिर चली, दैट ही रियलाइज, आहिस्ता आहिस्ता उसको रियलाइज हुआ, आहिस्ता से उसको बात पता चली,
द इनएडिक्वेसी ऑफ हिज क्वालिफिकेशन, कि उसकी जो तालीमी काबिलियत थी वो इस काबिल नहीं थी। द इनएडिक्वेसी ऑफ हिज क्वालिफिकेशन मतलब उसकी अपनी तालीमी काबिलियत की नाअहली आहिस्ता आहिस्ता से उसको अया हुई, उसको सामने आना शुरू हो गई कि जो मेरे पास डिग्री है ये तो कोई किसी काम की नहीं है, ऐसे तो कुछ होने वाला नहीं है। आफ्टर रिपीटेड ट्रायल्स एंड फेलियर, शुरू में उसको लगता था कि मैं भी आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करूंगा, हेडशिप मिल जाएगी, नहीं मिली तो कि फर्स्ट रैंक स्कूल में चला जाऊंगा, वहाँ ये हो जाएगा। ये दोनों काम ही उसके नहीं हुए और ये दोनों ख्वाब उसके पूरे कभी नहीं हो पाए। लेकिन ये बात उसको बड़ी देर बाद समझ आई और आहिस्ता से समझ आई जब उसको बहुत से रिपीटेड ट्रायल्स एंड फेलियर्स हुए। आगे वो बात करता है, हिज डिग्री फॉर इंस्टेंस, उसकी डिग्री फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर वॉज नॉट पर्टिकुलरली गुड, वो कोई ख़ास कुछ अच्छी नहीं थी। एंड इज डिसिप्लिन, और अगर उसके नज़्म ज़ब्त की बात की जाए तो गुड, दो गुड एनफ एंड इम्प्रूविंग, वो कुछ बेहतर था और कुछ इम्प्रूव भी हो रहा था और मज़ीद बेहतर भी हो रहा था। यानी अच्छा था, सही था उसका नज़्म ज़ब्त और वो बेहतर भी हो रहा था। वॉज नॉट एब्सोल्युटली रिलायबल अंडर ऑल कंडीशंस, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर भरोसे के काबिल नहीं था अंडर ऑल कंडीशंस, तमाम तरह के हालात के अंदर या तमाम तरह की शराइत में। कंडीशंस का मतलब यहाँ पर वैसे हालात होगा कि लेकिन हर तरह के हालात के अंदर वो रिलायबल नहीं था, काबिल भरोसा नहीं था। यानी उसका डिसिप्लिन जो था वो हर तरह की सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता था, लेकिन एनी हाउ किसी हद तक वो उसने अपने आप को इम्प्रूव किया था और वो बेहतरी में आ रहा था। ही हैड नो प्राइवेट मीन्स, उसके कोई निजी जराए नहीं थे। एंड नो फैमिली कनेक्शंस, और ना ही उसके कोई ख़ानदानी रवाबत थे, कनेक्शंस थे ऑफ एनी इंपॉर्टेंस, किसी भी तरह के। मतलब दो चीज़ें उसके पास और जो कि ऑब्वियसली मैटर करती हैं कि अगर कोई प्राइवेट मीन्स हो, यानी कोई आपके पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह हो, वो मैटर करती है, या कोई कनेक्शंस हो, फैमिली कनेक्शंस, यानी बाप दादा के कोई जान पहचान हो तो चलो कहीं ना कहीं बंदा अड़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं था उसके पास। तो ही हैड नो प्राइवेट मीन्स, नो फैमिली कनेक्शंस ऑफ एनी इंपॉर्टेंस, एंड डिसिप्लिन में वो अच्छा था, लेकिन ये दो चीज़ें उसके पास नहीं थी, डिग्री भी नहीं थी, कनेक्शंस भी नहीं थे, प्राइवेट मीन्स भी नहीं थे। तो ख्वाब थे तो वो पूरे नहीं हो सके। तो ख्वाब थे लेकिन जो जो चीज़ें ख्वाब को पूरा करने के लिए चाहिए थी वो उसके पास नहीं थे। मतलब प्राइवेट मीन्स नहीं थे, फैमिली का मतलब अपने ये अगर क्वेश्चन आता है कि वो अपने ख्वाब पूरा क्यों ना कर सका, तो उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि उसके प्राइवेट मीन्स नहीं थे, उसके फैमिली कनेक्शंस नहीं थे, डिसिप्लिन उसका अच्छा था लेकिन सारी हालात में वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं था, उसकी डिग्री इतनी ज़्यादा जो थी वो कुछ इंपॉर्टेंस की नहीं थी, या उसकी जो स्किल्स थी वो कुछ बेहतर नहीं थी, तो जिन वजह से सर्कमस्टांसेस जो थे वो उसके खिलाफ थे। दैट्स वाई कि अपने वो ख्वाबों को कभी पूरा नहीं कर पाया, और फिर वो जो मास्टर्स था तो वो वहीं पे रह गया और वहीं उसने अपनी सारी उम्र बिता दी। तो ये बात यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। अब हम इसके देख लेते हैं इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स इन्हीं पैराग्राफ के जो हमने पढ़ा है ऊपर। बूस्टफुल और कंसीडर्ड को एक साथ ही लिख दिया क्योंकि दोनों एक ही हैं और दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। बूस्टफुल या कंसीडर्ड इसका मतलब एरोगेंट, प्राउड, ब्रैगिंग, स्नबिश, सेल्फ एडमायरिंग, मगरूर या खुद पसंद। सेल्फ एडमायरिंग का मतलब होता है अपनी तारीफ करना। स्नबिश पीछे हमने पढ़ा है वर्ड स्नॉब से स्नबिश, और ब्रैगिंग का मतलब होता है शेखी बिखारना या शोखियाँ मारना, ब्रैगिंग। ठीक है, तो प्राउड पीसी सेंस में आता है और एरोगेंट जो है वो बीसी के अंदर आता है। तो एम्बिशियस का मतलब होता है पुरजोश, एंथुसियास्टिक, एनर्जेटिक, डिटरमिन्ड, मोटिवेटेड, ये इसके अंदर जो है इसके एम्बिशियस आपको पता है यानी एक्साइटेड होना, मोटिवेटेड होना, वन माइंडेड होना, पता होना कि यही करना है और उसके लिए एक एनर्जी और एक जील एंड जेस्ट नजर आता है। इवेंचुअली आखिरकार, इन द एंड, फाइनली, अल्टीमेटली, सूनर और लेटर भी इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, इसको भी आपने याद रखना है, आखिरकार। ठीक है, यानी इवेंचुअली मतलब आखिरकार, यानी ये कहाँ से आया, जो वो आखिरकार हेड मास्टर्स बनना चाहता था तो उसकी कोशिश थी कि चलो चलते रहें लेकिन कभी ना कभी हेड मास्टर्स बन जाएंगे। इन एडिक्वेसी का मतलब है कि उसकी काबिलियत ऐसी नहीं थी। इनएडिक्वेसी यानी ना अहली, इनकॉम्पिटेंसी, इनएफिशिएंसी, लैक ऑफ स्किल्स। रिलायबल, ट्रस्टवर्दी, डिपेंडेबल या काबिल भरोसा। डिपेंडेबल का मतलब है जिस पे हो सकता है, जिस पर बंदा भरोसा कर सकता है, डिपेंडेबल। ठीक है, डिपेंडेबल या ट्रस्टवर्दी, रिलायबल, काबिल भरोसा, ये होंगे। तो इनको नोट कर लीजिएगा और बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को, उसको कोशिश करते हैं अंडरस्टैंड करने की। तो आइए जी देखते हैं। वो कहते हैं अबाउट 1880, 1880 के करीब करीब, आफ्टर ही हैड बीन एट द ब्रूकफील्ड अ डेकेड,
जब उसको ब्रूकफील्ड में कोई तकरीबन 10 साल का अरसा हो गया, ही बिगैन टू recognize दैट द odds were heavily against his being able to better himself by moving elsewhere. But about that time also, there is the possibility of staying where he was began to fill a comfortable niche in his mind. थोड़ा लंबा सेंटेंस है लेकिन हम इसको कोशिश करते हैं समझने की। वो कहता है कि 1880 के करीब करीब जब उसको ब्रूकफील्ड में को तकरीबन 10 साल हो गए, 10 साल का अरसा यानी डेकेड, एक अशरा गुजर गया, अशरा यानी 10 साल। ही बिगैन टू रिकॉग्नाइज, उसको ये महसूस होना शुरू हुआ या उसको ये पता लगना शुरू हुआ दैट द ऑड्स वर हैविली अगेंस्ट, हैविली अगेंस्ट, कि जो ऑड्स थे, ऑड्स कहते हैं यानी मौके या किसी चीज़ का पॉसिबिलिटी, किसी चीज़ के चांसेस, यानी जो हम कह सकते हैं कि इम्कानात, किसी चीज़ के जो इम्कानात थे, किसी चीज़ के होने के ऑड्स, जो इम्कानात थे वर हैविली अगेंस्ट, वो तो बिल्कुल शदीद, हैवी, हैविली का मतलब है हैवी, बहुत ही ज़्यादा, अगेंस्ट बहुत ही शदीद खिलाफ थे किस चीज़ के, ही इज़ बीइंग एबल टू बेटर हिमसेल्फ, ही इज़ बीइंग एबल टू बेटर हिमसेल्फ, कि वो अपने आप को बेहतर करे, कैसे, बाय मूविंग एल्सवेयर, कि कहीं ले जाकर बेहतर करे। तो इसमें तो जो इम्कानात थे वो तो शदीद उसके खिलाफ थे। कि मतलब क्या कहना चाहता है कि वो, अगर उसको ये बात भी सामने आ गई, समझ लग गई कि अगर वो अब ब्रूकफील्ड को छोड़कर कहीं और जगह अपनी किस्मत आजमाई करता है, कहीं और जाता है, तो कुछ नहीं बनेगा, पहले वाली भी जाएगी और आगे से भी कुछ नहीं बनेगा, ये वो कहना चाहता है। बट अबाउट दैट टाइम, लेकिन इसी के साथ आल्सो एक और बात भी उसके जहन में आई कि द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेइंग, स्टे मतलब रुकना, वेयर ही वॉज बिगेन टू फील अ कंफर्टेबल नीश इन हिज माइंड। तो जो दूसरी बात थी वो उसके जहन में क्या आई कि द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेइंग वेयर ही वॉज, अगर वो ठहरा रहे वहां पर जहां वो पहले है, तो कहता है बिगेन, ये वो उसको बेहतर लगा, तो बिगेन टू फील अ कंफर्टेबल नीश इन हिज माइंड। तो इस बात ने कि वो जहां पे है वहीं ठहरा रहे, इस बात ने उसके जहन के अंदर एक तसल्ली की जगह पैदा कर दी थी। कंफर्टेबल नीश, नीश कहते हैं यानी कॉर्नर, पोजीशन, प्लेस, स्पेसिफिक पार्ट, जहां पर इंसान फोकस करके और कहता है कि हाँ यही है सब कुछ, चाहे वो कंफर्ट जोन हो या जो भी हो, वो उसके जहन के अंदर एक यानी सुकून वाली जो जगह थी उसके जहन के अंदर पैदा हो गई थी कि बजाय यहाँ पे ब्रूकफील्ड को छोड़कर कहीं और जाके पंजा आजमाई की जाए, मतलब रिस्क के लिए इधर उधर भागा जाए, तो यहीं ठहर कर जिंदगी को बिताया जाए तो शायद बेहतर रहेगा। ये उसके जहन के अंदर आ गया जब उसको तकरीबन 10 साल बीत गए, तो ये उसकी फीलिंग्स थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जब उसको 10 साल का अरसा वहां पर गुजरा तो उसकी फीलिंग्स क्या थी, तो फीलिंग्स उसकी यही थी कि उसको ये महसूस होना शुरू हो गया था कि अब ब्रूकफील्ड को छोड़कर कहीं और जाने से बेहतर है ब्रूकफील्ड में रहकर ही कंटिन्यू किया जाए, यही उसके लिए बेहतर रहेगा, और उसका जहन इस बात पर मुतमईन था। अच्छा, अब वो कहता है कि एट 40, जब वो 40 साल का हो गया, ही वॉज रूटेड, वो जड़ें अपनी मजबूत कर चुका था, सेटल्ड एंड क्वाइट हैप्पी, सेटल्ड एंड क्वाइट हैप्पी, कि वो काफी तौर पर दिल लगा चुका था, सेटल्ड हो गया था वहां पर, एंड क्वाइट हैप्पी, और काफी खुश था। यानी 40 साल की उम्र में क्या था, वो अपनी जड़ें मजबूत कर चुका था और वहां पे उसका दिल लग गया था, सेटल्ड हो गया था, एंड क्वाइट हैप्पी, और काफी खुश था। एट 50, जब वो 50 साल का हुआ, ही वॉज द डॉयन ऑफ द स्टाफ, तो वो स्टाफ का डॉयन बन गया। डॉयन होता है यानी एक सीनियर मेंबर, यानी जो सारे मेंबरान है तो उनमें जो सीनियर होता है जिसकी बात मानी जाती है, वो डॉयन बन गया था, सीनियर मेंबर बन गया था स्टाफ का 50 साल की उम्र में। एट 60, जब वो 60 साल का हुआ, अंडर अ न्यू एंड यूथफुल हेड, एक नए और नौजवान हेड, हेड मतलब हेडमास्टर, उसके जेरे साया या जेरे असर, ही वॉज ब्रूकफील्ड, वो खुद ही ब्रूकफील्ड बन गया था। ही वॉज ब्रूकफील्ड से यह मुराद है कि वो खुद ही सब कुछ था। अब उसको लगता था कि क्योंकि इतना टाइम हो गया था, जब वो 40 साल का हो गया, 21 साल की उम्र में आया था, तो इतना टाइम उसको वहां पर हो चुका था, 19 साल उसने बिता दिए थे, तो उसके अंदर अब उसको ब्रूकफील्ड के बारे में ईच एंड एवरीथिंग उसको वहां की पता चल गई थी। द गेस्ट ऑफ ऑनर एट ओल्ड ब्रूकफील्डियन, उसको एक मेहमान खसूसी के तौर पर बुलाया जाता एट ओल्ड ब्रूकफील्डियन डिनर्स, जो पुराने जो ब्रूकफील्ड के तुलबा या तालिब इल्म जो थे उनको ज़ियाफ़तें दी जाती हैं, उनको खाने दिए जाते, तो उस पर उसको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता, यानी गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर, यानी
मेहमान खुसूसी के तौर पर उसको बुलाया जाता। द कोर्ट ऑफ अपील इन ऑल मैटर्स अफेक्टिंग ब्रूकफील्ड हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस। और वो अदालत आलिया हुआ करता था। द कोर्ट ऑफ अपील का मतलब है अदालत आलिया होता इन ऑल द मैटर्स अफेक्टिंग द ब्रूकफील्ड हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस, यानी उन तमाम मामलात में, इन ऑल द मैटर्स, उन तमाम मामलात के अंदर अफेक्टिंग, जो असरअंदाज होते थे ब्रूकफील्ड हिस्ट्री एंड द ट्रेडिशन, यानी जो ब्रूकफील्ड की तारीख और रवायात को असरअंदाज करते थे, उन तमाम मैटर्स के अंदर वो एक अदालत आलिया का किरदार अदा करता था। कोर्ट ऑफ अपील, यानी कोर्ट ऑफ अपील का क्या मतलब है कि मामला किसी से भी नहीं सुलझ रहा, किसी कोई ऐसा मामला आगे किसी से नहीं सुलझ रहा तो वो कहते थे चलो चिप्स के पास चलते, तो ये उनका मसला हल करता था। यानी कोर्ट ऑफ अपील, अदालत आलिया, बड़ा जज के तौर पर यह माना जाता था। ये था उसका जब वो अपना 60 साल की उम्र में हो गया था। अब वो कहता है इन द 1913 का साल आया, व्हेन ही टर्न 65, जब वो 65 साल का हुआ, ही रिटायर्ड, वो रिटायर हो गया, वॉज प्रेजेंटेड विद अ चेक, उसको एक चेक दिया गया, एंड राइटिंग डेस्क, और लिखने के लिए एक डेस्क दी गई, एंड द क्लॉक, और एक घड़ियाल या घड़ी दी गई, एंड वेंट अक्रॉस द रोड टू लिव एट मिसेस विकेट्स, और फिर वो रोड पार मिसेस विकेट्स के यहाँ रहने के लिए चला गया। अ डिसेंट करियर डिसेंटली क्लोज्ड, यानी एक शानदार किस्म का जो करियर था वो एक डिसेंट तरीके से, एक शानदार तरीके से इख्तिताम पजीर हो गया, ख़त्म हो गया। आगे वो बात करता है थ्री चीयर्स फॉर ओल्ड चिप्स, 3 बार तालियां मिस्टर चिप्स के लिए। दे ऑल शाउटेड, वो सारे चिल्लाए। एट दैट अप्रोरियस एंड ऑफ टर्म डिनर, यानी तालीमी दौरानिया के इख्तिताम का जो ज़ियाफ़त थी, यानी खाना था, यानी जो उनका तालीमी दौरानिया एंड हो रहा था तो उस पर उनको एक खाना दिया जाता था, तो उसके ऊपर अप्रोरियस का मतलब है कि यानी वो चीखे चिल्लाए, ज़ोर शोर के साथ, पुरजोश तरीके से या पुरशोर तरीके के साथ वो चिल्लाए, और उन्होंने कहा कि चिप्स के लिए 3 बार तालियां। ये जो 3 चीयर्स होती हैं ना, ये जब भी जो अंग्रेज़ लोग हैं, जब वो किसी को खराज तहसीन पेश करते हैं तो उसके लिए 3 बार तालियां बजाई जाती हैं, तो एज अ खराज तहसीन के तौर पर यानी उसको एक्नॉलेज कर रहे थे कि आपने एक सर्विंग की एक स्कूल को, तो वो उसकी एक तरह की हौसला अफजाई थी। 3 चीयर्स, 3 बार तालियां जो थी वो उसके लिए बजाएंगी। तो 3 चीयर्स, 3 बार तालियां, इंडीड, बिला शक व शुबा, यानी इसमें कोई शक नहीं था कि उसके लिए 3 बार तालियां बनती थी। बट देयर वॉज मोर टू कम, लेकिन इससे एक और कुछ आना बाकी था। एन अनगेस्ड एपिलॉग, अनगेस्ड जिसकी किसी को तवक्को भी नहीं थी, एपिलॉग कहते हैं इख्तितामिया, एंड। असल में जो एपिलॉग होता है ना, ये ड्रामा या स्टेज ड्रामा के अंदर यूज़ करते थे पहले, और उसके अंदर ये होता था कि आखिर पर जब भी एक स्टेज ड्रामे के ऊपर ड्रामा या जो भी एक फंक्शन होता था, जब वो एंड होता था तो उसके लास्ट पे एक नज़म पढ़ी जाती थी, उसे कहते थे एपिलॉग। अब यहाँ पे हम मुराद लेंगे एपिलॉग मीन एंड, दी एंड, कंक्लूजन। तो वो कहता है कि अभी कुछ आना बाकी था जिसकी किसी को तवक्को भी नहीं थी, वो एक इख्तितामिया अभी आना बाकी था, कि उन्होंने उनको चेक वगैरह जो भी चीज़ देनी थी वो तो उन्होंने दे दिया, 3 बार तालियां भी बज गई, लेकिन अभी कुछ होना बाकी था। अनगेस्ड एपिलॉग, यानी जिसके बारे में किसी भी को भी तवक्को नहीं थी, वो एक इख्तितामिया अभी बाकी था। और वो क्या था? वो कहता है एन एंकोर प्ले टू द ट्रेजिक ऑडियंस, एक तकरीर। एंकोर का मतलब वो होता है जब कोई बंदा बात कर रहा हो तो उसको अक्सर कहा जाता है कि एक बार फिर कह दीजिए, रिपीट कर दीजिए, किसी चीज़ का रिपीट करना, उसे कहते हैं मुकर्रर, जिसे हम कहते हैं उसे कहते हैं एंकोर। अब ये एंकोर प्लेड टू द ट्रेजिक ऑडियंस, यहाँ से ऐसा लगता है कि जैसे कोई ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको बजाया जाना है, लेकिन इनफैक्ट एन एंकोर प्लेड टू द ट्रेजिक ऑडियंस का क्या मतलब है कि एक तकरीर थी, प्लेड का मतलब जिसे किया जाना था, जिसको अभी होना था। प्लेड का मतलब वैसे तो खेलना होता है या बजाना होता है, लेकिन यहाँ पर मुराद क्या होगा कि जिसे अभी होना था, एक तकरीर थी जिसको अभी होना था, टू अ ट्रेजिक ऑडियंस। ट्रेजिक का मतलब गमगीन, सैड, ग्लूमी, ऑडियंस सामीन, क्योंकि ऑब्वियसली चिप्स रिटायर हो रहा था तो उसके साथ जुड़े हुए जो स्टाफ के लोग थे, जो हेड थे या बाकी बच्चे थे, तो ऑब्वियसली उनको एक, जब कोई बंदा रिटायर हो रहा हो तो एक अरसा गुजरा हो तो ऑब्वियसली एक थोड़ी सी फीलिंग तो आती है ना, तो वो एक उनको लग रहा था कि हाँ यार होया, लेकिन उसने एक तकरीर करनी थी उस गमगीन सामीन के लिए, उसे अभी होना बाकी था। एन एंकोर प्लेड टू द ट्रेजिक ऑडियंस।
यानी गमगीन ऑडियंस के लिए अभी एक तकरीर होना बाकी थी। अच्छा, इसको एंकोर इसलिए कहता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं जो उसने अपने स्टूडेंट्स वगैरह के साथ पहले शेयर की हुई हैं, वही इसके अंदर वो रिपीट करता है, इसलिए उसने एंकोर का वर्ड यहाँ पर यूज़ किया है। तो ये ठहरा जी यहाँ पर, और यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 जो है वो एंड हो जाता है। बिल्कुल शॉर्ट सा ये चैप्टर है। तो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स अगर हम देख लें तो इसमें ऑड्स का मतलब चांसेस, प्रोबेबिलिटी या लाइकलीहुड, यानी किसी चीज़ के होने के चांसेस, इम्कानात। नीश, प्लेस, पोजीशन, स्लॉट या कॉर्नर, खाना, कोना या जगह। डॉइन, लीडर, सीनियर मेंबर, चीफ, अहम रुकन। तो अब अगर ये तीनों आ जाते हैं तो इसमें सीनियर मेंबर जो होगा वो ज़्यादा करीब है, तो आपने इसको ऑप्ट करना है बजाय कि आप लीडर या चीफ को लें। हाँ, अलबत्ता इनके साथ आगे कुछ औने पौने ज़रा दूर के कोई वर्ड आते हैं तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली देख लेना है। यानी सिनोनिम्स का मतलब है जो ज़्यादा करीब है। हो सकता है जो 4 वर्ड्स आपको आए वो चारों के चारों इसके मीनिंग हो, लेकिन उसमें देखा जाएगा कि इस स्पेसिफिक वर्ड के सबसे ज़्यादा करीब कौन सा है। तो जो उन चारों में सबसे ज़्यादा करीब उसका मीनिंग दे रहा होगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, उसको आपने चूज करना है। तो इसीलिए आपको हो सकता है कुछ सिनोनिम्स वगैरह आप करें तो उसके अंदर ये तीनों ही आ जाए। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मली इसकी जो रेशो है वो ज़्यादा है, तो आप उसको रेशो देखते हो कि कौन सा वर्ड जो है इसमें इस पर्टिकुलर वर्ड के ज़्यादा करीब है, उसको आपने ऑप्ट करना होता है। ठीक है, तो अहम रुकन या डॉइन। उसके बाद के हैं अप्रोरियस यानी पुरशोर यानी शोर शराबा, नॉइजी, लाउड, हिलेरियस। अनगेस्ट, अनप्रेडिक्टेड या अनगेस्ट, ना काबिल क्यास होता है किसी चीज़ का सोचना, ख्याल करना, तो जिसका तवक्को ही नहीं थी कि अभी ये भी होना बाकी है। गैर मुतवक्की यानी जिसका इंसान एक्सपेक्ट ही ना करे, अनगेस्ट। एपिलॉग, कंक्लूजन, द एंड, अंजाम या इख्तितामिया। एंकोर, रिपीट, रिटर्न या फरमाइश, किसी चीज़ की करना। जैसे कोई बंदा शेर पढ़े तो उसको कहते हैं कि मुकर्रर सर, मुकर्रर या मुकर्रर जनाब, एक बार फिर हो जाता है, वो बंदा कहता है जी जी मैं, तो फिर शुरू हो जाता है। तो एंकोर का लफ्ज़ी मतलब होता है रिपीट, यानी फरमाइश करना किसी चीज़ के, लेकिन यहाँ मुराद क्या है, तकरीर, जो कि चिप्स ने अपनी करी थी। और ये पूरी तकरीर है, और ये आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर इसके अंदर वो इस चीज़ को खोलेगा, जो वो तकरीर करता है उसके अंदर क्या क्या बातें करता है, वो हम आने वाले चैप्टर्स में इंशाल्लाह उसको भी देखेंगे। ट्रैजिक, सैड, पैथेटिक, अनहैप्पी, ग्लूमी, गमगीन, गमनाक यानी दुखी। ऑडियंस, क्राउड, गैदरिंग, लिसनर्स, सामीन। तो ये हैं जी इसके कुछ सिनोनिम्स। तरीक़ाकार वही, आप उर्दू पढ़िए जैसे सामीन तो आपके माइंड आ जाना चाहिए ऑडियंस, आप पढ़ें गमनाक या गमगीन तो आपके माइंड में ट्रैजिक आ जाना चाहिए, फरमाइश तो एंकोर आना चाहिए, एंकोर तो उसका अकॉर्डिंगली आपके पास वर्ड आना चाहिए। यानी दोनों तरीके से, इंग्लिश से उर्दू में आइए, उर्दू से इंग्लिश में जाइए, इनके सिनोनिम्स देखिए, इन सिनोनिम्स को, वर्ड्स को अपने सेंटेंस में यूज़ कीजिए, तो ऑब्वियसली इंग्लिश भी इंप्रूव होगी और साथ साथ दूसरी चीज़ें भी क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऑब्वियसली जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रही हैं। तो अपने स्किल सेट को जितना हो सकता है आप उसको बेहतर करने की कोशिश करें। लेकिन जी ये थी वीडियो, उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दीजिएगा डिसलाइक, और कमेंट्स में बताएं इसको हम करें इंप्रूव किस तरीके से। और अगर आपको ये फ़ायदा दे रही हैं वीडियोज़ तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए, उससे ये फ़ायदा होगा कि जो भी हम वीडियो अपडेट करेंगे साथ साथ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का।